ये ललितादित्य है ना, ललितादित्य मुक्तापिंड का पूरा साम्राज्य ये देख लो आप। ये तो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था सब कुछ ही, और ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था। मतलब पर्शिया को भी क्रॉस किया था इसने। वर्तमान में ईरान, इराक, इनके सबके बॉर्डर को पार करते हुए ये सब है ना टर्की तक चले गए थे। तो पूरे टर्की तक का क्षेत्र जो है वो इसके अंडर में आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। हालांकि राजेंद्र को भी अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ललितादित्य इस डायरेक्शन में गया था और राजेंद्र जो है वो यहाँ पे उसका मुख्य एम्पायर था, और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में गया था और उसने ये सब कुछ जीत लिए थे, यहां तक के पूरे क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात आपको पता है कि राजेंद्र प्रथम वगैरह ये ललितादित्य को, इनको हम लोग जानते ही नहीं है, जबकि बाहर के लोग जानते हैं। और जानते भी कैसे? रेस्पेक्ट के साथ में। एक तो क्या होता है, कोई यूं इतिहास लिखे थे ऐसे कहे कि बाहर से कुछ लुटेरे आए थे, आक्रांता आए थे, जबकि इनका सम्मान है। इनका लोग इस डायरेक्शन में, राजेंद्र को मैंने आपको कहा ही था, लोग पूजते हैं मंदिर के अंदर। वो कहते हैं कि भाई वो आया और वो यहाँ पे कल्चर लेकर आया बहुत ज्यादा। वैसे कि वैसे ललितादित्य को भी इस डायरेक्शन के अंदर अच्छे अच्छे इतिहासकार सब उसके बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पे एक नई पहल लेकर आया था, एक नई सोच लेकर आया था कि आप युद्ध के मैदान में जीतते हो तो लूटपाट मत करो, बस युद्ध के मैदान में जो आपके सामने दुश्मन है उससे युद्ध करो। युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में सबके साथ जो है वो बिल्कुल भाई जैसा व्यवहार करो। तो ये जो है वो एक सोच थी। ये मार्तन मंदिर, ये ध्यान रखना, ललितादित्य द्वारा निर्मित, ये भी उसके खंडर है। सबसे पहले जो तुर्कों के अंदर अपन बात करेंगे, सबसे पहला जो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था उसका नाम था सुबक्तगीन। सुबक्तगीन या सुबुक्तुगीन दोनों एक ही है। उससे पहले अपन तुर्कों के बारे में कुछ सिंपल सी बातें करें। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गाजी अटैक, ठीक है? या फिर गाजी शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा कि गाजी शब्द अक्सर है ना सब चर्चा में रहता है, गाजी और जिहाद दोनों, ठीक है? तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध और गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म के लिए लड़ता है उसको बोलते हैं, ठीक है, सब गाजी। और जो धर्म युद्ध होता है, धर्म के लिए जब बहुत सारे लोग मिलकर लड़ते हैं उसको बोलते हैं जिहाद। तो सबसे पहले तुर्कों ने गाजी की उपाधि को धारण किया। तुर्क कहीं पर भी अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करते हैं, सेना को इकट्ठा करके इनका जो भी लीडर होता था वो तुर्कों को साथ में लेकर जाता है। साथ में लेकर, ये एक्चुअली ब्रेन वॉश प्रोसेस था एक पूरा, आगे वाले लोगों का ब्रेन वॉश करना पूरा का पूरा। कि जब आपने 100 लोगों का एक मतलब ग्रुप उठा लिया, 100 या 1000 कितने का भी, उसके बाद में आप उन लोगों को है ना लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो, मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, लेकिन साथ ही उनको एहसास दिला रहे हो कि तुम लोग मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो। ये जो युद्ध है, ये जो अभी होने वाला है ना, ये है ना ये एक प्रकार का जिहाद है। अर्थात तुम लोग किसी धर्म विशेष के लिए लड़ रहे हो, ठीक है? तुम किसी एक कोई है ना सब कोई भी जो ईश्वर अल्लाह गॉड उसके लिए लड़ रहे हो। इसलिए ऐसे मत मानना कि तुम लोगों ने सब है ना मेरे ऊपर एहसान किया है। तो कहते दिमाग के अंदर धर्म को इस लेवल तक भर देते थे कि उसके बाद उनको लगता था कि बस कुछ भी हो जाए, अपने बिल्कुल मरने मारने पे उतर होते हैं, तो उसको बोलते हैं जिहाद। और जो इस प्रकार के युद्ध लड़ते हैं उनको बोलते हैं गाजी। तो युद्ध के मैदान में जाने से पहले आप लोगों ने कई बार सब है ना मूवीज के अंदर देखा होगा कि जीतोगे तो नाम पाओगे और मरोगे तो गाजी कहलाओगे, या फिर जीतोगे तो भी गाजी कहलाओगे, खैर ठीक है, और मरोगे तो सब वो जो धर्म योद्धा तो हो ही हो, साथ ही साथ आप कहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाओगे, वहां पे आपको किस सब प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेगी। तो ये इस प्रकार से जो लोगों का ब्रेन वॉश करना सबसे पहले जो तुर्कों ने आरंभ किया था। तो अपने केवल इतना लिखना है कि तुर्कों ने गाजी की उपाधि को सबसे पहले प्रसिद्ध किया था, ठीक है? तो ये जो है ना तुर्क साम्राज्य का संस्थापक वो है ना, तो सबसे पहले जो है वो अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद में आता है सुबक्तगीन। सुबक्तगीन है ना प्रथम जो तुर्क है जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, प्रथम तुर्क जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। सुबक्तगीन के बाद में इसका बेटा आता है गजनवी सत्ता के अंदर। इसका नाम आप लोगों के सबके सुना हुआ होता है, ठीक है, महमूद गजनवी। तो ये महमूद गजनवी आता है। इसने लगातार जो है वो इंडिया के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे। हालांकि इसके एग्जैक्ट तो कितने आक्रमण इसकी जानकारी किसी को है ही नहीं, लेकिन फिर भी सब किसी ने इसके ऊपर थीसिस लिखी है सब, वो जो अंग्रेजों ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि लगभग इसने लगभग क्या है मतलब इसने जो है वो 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है? अब इस 17 बार आक्रमण के अंदर अपन जो मेन जो भी अटैक है इसके उसके बारे में अपन लिखेंगे, ठीक है? ये प्रथम तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। इसके लिए इसने क्या किया कि एक्चुअली अपने कुछ लोगों को खलीफा के पास में भेजा और खलीफा को कहा कि मैं सर है ना आप प्लीज मुझे है ना सुल्तान की उपाधि दो और मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे वो जो आक्रमण करता रहूंगा। फिर उसने कहा कि जहां पे मेरा राज्य है, इसका कैपिटल था गजनी, इसने कहा जहां पे मेरा राज्य है उसके एक साइड में हिंदुस्तान करके एक जगह है और वहां पे लोग जो वो मूर्ति पूजक है,
मतलब सनातन धर्म को मानते हैं या फिर हिंदू धर्म को मानते हैं, और मैं आपके समक्ष ये प्रण लेता हूं कि मैं प्रतिवर्ष इस देश के ऊपर आक्रमण करूंगा और इसको लूटूंगा, और प्लस यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां हैं उनको सबको तोड़ने का प्रयास करूंगा। इसलिए इसने जो है वो एक मतलब उपाधि भी धारण की थी, और वो उपाधि थी बूथ शिकन। बूथ का मतलब होता है मूर्ति। आप लोगों ने कभी कभार सुना भी होगा, लोग क्यों कहते हैं ना, क्या ऐसे बूथ की तरह खड़ा है, मतलब क्या ऐसे मूर्ति की तरह खड़ा है, थोड़ा एक्टिव रहे यार। तो इसने कहा कि मैं आज से बूथ शिकन हूं। शिकन का मतलब तोड़ने वाला, डेस्ट्रॉयर, कि मैं आज से सारी मूर्तियां उनको तोड़ूंगा। तो सब इसने जो बूथ शिकन की उपाधि को धारण किया। तो आप कहोगे सुल्तान का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अभी अपन लिखेंगे थोड़ी देर बाद में। सुल्तान का मतलब होता है खलीफा का प्रतिनिधि। अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं करना, अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना, ऐसे मानना कि मैं खलीफा की तरफ से यहाँ पे प्रतिनिधि हूं। हालांकि ये केवल एक फॉर्मेलिटी होती थी, केवल एक खलीफा के पास में एक मैसेज भेजते थे कि साहब मैं यहाँ पर आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहता हूं। तो खलीफा भी राजी, कहो बिल्कुल करो आप, ठीक है, ये भी राजी, और सबसे मेन बात इसके सैनिक राजी। सब इसके सैनिकों को लगे कि हाँ भाई गजनवी तो हमारा केवल लीडर है, वरना मूल रूप से कार्य किसके लिए कर रहे हैं, खलीफा के लिए कर रहे हैं। इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस एक थोड़ा अलग ही रहता है। तो सब इसने जो है वो सुल्तान की उपाधि सब धारण की। इसके पीछे इसका सबसे बड़ा लाइफ में अचीवमेंट्स 1006 की बात है कि इसके पास में एक एम्पायर था जिसका नाम था सिस्तान। तो इसने सिस्तान के शासक खलफ को पराजित किया था, खलफ बिन अहमद। तो एक्चुअली सिस्तान बहुत बड़ा राज्य था, गजनी बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी जब इसने खलफ को पराजित किया तो इससे एकदम से इसका नाम जो है वो चारों तरफ फैल गया था। ये मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि आप मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा डफर और कमजोर समझोर लगे, तो ये तो है ही क्या ही करेगा, ये तो ठीक है, इसका कहीं छोटी मोटी जगह पे सिलेक्शन हो जाए। फिर सब पता चला कि इसने जो है वो यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के एग्जाम दिए और दोनों के अंदर टॉप कर गया। तो ये भी इसका मतलब ये इंसिडेंट इसके लिए सब बिल्कुल वैसा ही था कि जैसे ही इसने गजनवी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहा कि अपन खलफ के ऊपर अटैक करेंगे, खलफ बिन अहमद के ऊपर। तभी खलफ बिन सब अहमद भी हंसा, का इतना छोटा सा तो गजनी इसका राज्य है, ये मेरे ऊपर सब अटैक करेगा। एक्चुअली इसने क्या किया कि इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसलिए हार गया। तो उसके बाद में लोग जो है वो पूरे मध्य एशिया के अंदर गजनवी को जानने लग गए थे कि हाँ यार गजनवी नाम का कोई व्यक्ति है तो सही। तो अपन देखेंगे अभी तुर्क सब जिन्होंने सबसे पहले गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था अलप्तगिन। अलप्तगिन के बाद में हुआ सुबक्तगिन, और सुबक्तगिन के बाद में हुआ गजनवी, और गजनवी के बारे में आप लोगों ने सबने सुना हुआ है। तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जाति थी, से जो लोग सभ्य नहीं होते, ठीक है, केवल लूटपाट करना, जिनके अंदर इथिक्स नाम की कुछ चीज नहीं होती थी उस जमाने के अंदर, तो ये बहुत ही बर्बर थे, बर्बर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तुर्कों ने गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, तो क्या लिखेंगे अपन, सुबुक्तुगिन देखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क, इसने हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसके अंदर पढ़ोगे हिंदूशाही रेंज, ठीक है, तो हिंदूशाही रेंज के आसपास जो पूरा इलाका है, वहां पर एक उस जमाने में एक डायनास्टी थी, एक वंश था जिसका नाम था हिंदूशाही वंश। हिंदूशाही वंश का एक शासक था जिसका नाम था जयपाल, ठीक है। जयपाल का एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा था, सुबुक्तगिन का एम्पायर बहुत ज्यादा छोटा था। तो वो तो जयपाल ने चला के सुबुक्तगिन के ऊपर अटैक किया, लेकिन जयपाल की किस्मत ही खराब थी। वो कहते हैं ना कभी कभार आदमी की किस्मत में लिखा हुआ कुछ और ही होता है। तो जयपाल ने 2 बार आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बार भौगोलिक कारणों से जयपाल की सेना इतनी कमजोर हो गई कि एक बार तो वो जो है वो सुबुक्तगिन से पराजित ही हो गया। ये जब जयपाल पहली बार निकला सुबुक्तगिन के ऊपर अटैक करने के लिए, तब सब इसको मौसम का अंदाजा था नहीं, एक्चुअली स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया था। जयपाल की सेना के पास में इतने कपड़े वगैरह थे नहीं अच्छे, तो कहते हैं वो सब बहुत सारे सैनिक तो बीमार ही हो गए थे। इन परिस्थितियों के अंदर इन्होंने अटैक किया तो वो जो है वो हार गए थे, ठीक है। सेकंड बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, गया ये और ये रास्ते में आग वाग लग गई थी, इस कारण से भी इसकी सेना जो है वो सब है ना कमजोर हो गई थी। तो ये एक प्रश्न ध्यान रखना। यदि आपके प्रश्न आता है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, तो वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। यदि प्रश्न आता है पहला तुर्क मुस्लिम, आपके सुबुक्तगिन, वो कौन होगा, सबसे पहले सुबुक्तगिन। शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। महमूद गजनवी, ये सुबुक्तगिन का बेटा था। इसने खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का प्रण लिया। तो इसने कहा कि मैं प्रतिवर्ष जो है वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करूंगा। इसके लिए उसने कहा कि मेरे इस तरफ एक देश है, ठीक है, पूर्व के अंदर, पूर्व दक्षिण में बहुत बड़ा देश है। भारत पर 17 बार आक्रमण किया। फिर इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया। ही डिफीटेड सिस्तान्स रूलर खलफ।
उसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया। फिर लिखें खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि धारण की। खलीफा ने कहा बिल्कुल तू वहां पर शासन कर, लेकिन मेरे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, मेरे प्रतिनिधि के रूप में। तो खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान का मतलब होता है खलीफा का प्रतिनिधि। तो ये बहुत सारे वंश हुए थे पहले, 4 या 5 वंश है, 5 है कुल मिला के। इन लोगों ने सबने जो है वो है ना सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। अब ये अपन हिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से 5 वंश थे। ठीक है, उसके बाद में आता है बाबर। बाबर ने एक्चुअली सुल्तान की उपाधि धारण करने से मना कर दिया। इसने कहा मैं कोई किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं खुद हूं, सेल्फ मेड हूं। इसलिए इसने उपाधि धारण की थी बादशाह की। ठीक है, बादशाह का मतलब होता है सेल्फ मेड, स्वयंभू शासक। इसलिए अपन जो है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। जिन जिन शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की उसको हम लोग बोलते हैं सल्तनत। ठीक है, और सब जिसने बादशाह की उपाधि धारण की उसको हम लोग कहते हैं कि ये सल्तनत नहीं है, ये सल्तनत से अलग है, ये एक्चुअली मुगल काल है। तो उनको हम लोगों ने अलग से नाम दिया। क्यों? क्योंकि बाबर ने कहा सेल्फ मेड, अपन किसी को अंडर में नहीं है। प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफ, सुल्तान का प्रतिनिधि। ये जो खलीफ इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, खलीफा या खलीफ, ये कई बार के से लिखा हुआ मिलता है, कई बार सी से लिखा हुआ मिलता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सही है। गजनवी ने बूथ शिकन की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है मूर्तियां तोड़ने वाला। अब उसके बाद में अपन जो है वो देखेंगे गजनवी के आक्रमण, गजनवी के अटैक। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आक्रमण से संबंधित सवाल बहुत कम आते हैं। देखो, आपकी खुद की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस फील्ड में बिल्कुल नए हो। ठीक है, इवन ऑनलाइन के अंदर तो हम लोग ऐसी आशा भी करते हैं कि बहुत सारे लोग तो जो है वो कॉलेज वाले ही होते हैं बिल्कुल, या फिर जो भी, ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी है ना वर्तमान में मास्टर कर रहे होंगे। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा पता नहीं सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। तो आपको एक्चुअली आप जैसे जैसे नोट्स बनाते हो तो अपने स्पाइरल के पास में अपना खुद का एक है ना पर्सनल जो है वो एक है ना छोटा सा स्पाइरल रखा करो। उसके अंदर जब भी कोई भी फैकल्टी यहाँ पे आपको पढ़ाती है और वो कोई इस प्रकार का कमेंट पास करती है तो आप उसको लिख लिया करो, नोट कर लिया करो कि हाँ यार ये जो है वो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, या ये बिल्कुल ही कम इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कभी कभार आपके प्रश्न होते हैं कि सर जब ना कुछ चीजें बिल्कुल ही कम इंपॉर्टेंट है तो फिर आप पढ़ाते ही क्यों? एक्चुअली बेस नहीं बनता। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है पर उनसे आपका बेस बनता है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि मकान के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि नींवें जो है आपकी उसको 5-6 फीट या 10 फीट गहरा करो। अब कोई आदमी कहता है अरे यार नींव में कौन सा इंसान रहता है, नींव में रहने की जरूरत थोड़ी ना है, अपन रहते तो कमरों में है ना, तो थोड़ा कमरों पे मेहनत ज्यादा करो। नहीं, यदि नींवें गहरी नहीं होगी तो वो कमरे किसी काम के नहीं होंगे। तो वैसे वैसे कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपन केवल इसलिए पढ़ते हैं कि अपना बेस स्ट्रांग हो जाए थोड़ा। जब बेस स्ट्रांग होता है तो चीजें अच्छे से याद रहती है। इसलिए तो ये वाला प्रश्न कई बार पूछते हैं लोग कि सर आप लोग खुद ही कहते रहते हो यार ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें सवाल आने की संभावना कम है, फिर पढ़ाते क्यों? और इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बेस बना रहे। पर हाँ, आप अपने हिसाब से वो जो हर सब्जेक्ट के प्रति आप ये देख लिया करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे दिलीप सर की क्लास जब भी लाइव होती है, ठीक है, अभी तक तो आपके पता नहीं आए हैं, अच्छा अब तक तो आए गए होंगे, तो वो दिलीप सर जो भी आपके पढ़ाई संबंधित बातें करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो पॉलिटी पढ़ाते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इधर उधर की कौन सी बातें आपको बताते हैं वो सफलता की कुंजी है कि कैसे कैसे लिखना होता है, क्या क्या करना होता है। अब एक्चुअली क्या आप में से स्मार्ट लोग होते हैं वो तो इस बात को समझते हैं, कई होते हैं केवल किताबी कीड़े के रूप में। उनको लगता है कि नहीं सर आप तो मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाओ, बस बाकी वाली बातें हम खुद देख लेंगे। अरे तो बाकी वाली बातें तो लिखी हुई है नोट्स के अंदर। ये जो है कि भाई कैसे लिखना है, क्या चीजें काटनी है, किन चीजों को ऐड करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये अभियान भी अपन इसलिए लिखते हैं केवल कि अपने को अनुमान रहे। आप अपने नोट्स के अंदर अपने खुद के, मैंने आपको पहले भी कहा था एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी, अपने खुद के कुछ ऐसे सिंबल बना दो, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम, ये बहुत कम। पर देखो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें से कभी प्रश्न आए ही नहीं, आ भी सकता है। कई बार मेरी किस्मत खराब हो और मैंने आपको कहा हो कि साहब इसमें से कोई प्रश्न मतलब आने की संभावना बहुत कम है, आप लोग कम पढ़ के जाओ और फिर कोई सवाल आ जाए, एक या दो एक सवाल आए, दो एक सवाल आपको पता है आरएस प्री के अंदर बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होते हैं, इधर उधर भागते हैं लोग, कई सारे है ना, सारे नहीं। तो वो कहते हैं अरे सर क्या यार आपने कहा था इंपोर्टेंट नहीं है या कम है, इसलिए हमने तो कम पढ़ा था, इसलिए देखो इसमें से आ गया। तो वो देखो वो रिस्क है। तो अब फिर आपको पता है इश्क है तो रिस्क है। तो गजनवी का आक्रमण अपन जो पहला लिखेंगे, देखें वेहिंद पर आक्रमण, अटैक ऑन वेहिंद।
ये उसी जयपाल का साम्राज्य है जिसका सामना पहले सुबक्तगीन से हुआ था, ठीक है। ही डिफीटेड जयपाल। इस बार भी जो है वो जयपाल की किस्मत ही खराब थी। तो वो तो जयपाल के बारे में जो कोई लिखता है ना, वो कहता है कोई आदमी किस्मत खराब लिख के आता है। ये हमेशा कोई न कोई है ना, कोई न कोई मौसम के कारण इसकी सेना कमजोर हो जाती थी और ये हार जाती थी। तो सब इसकी सेना हार गई। उसके बाद में जयपाल को बहुत ज्यादा बुरा लगा। जयपाल वापस अपनी आर्मी को लेकर गया। अब जयपाल हालांकि हारा हुआ था, इसलिए इसको गुस्सा तो आया हुआ ही था। इसलिए जयपाल ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। सैनिकों को इकट्ठा करने के बाद में कहा कि अपनी आर्मी को वापस रीयूनाइट करो और भी नए है ना लोगों को रिक्रूट करो, इस बार अपन बदला लेंगे। तो वो कहा एकदम से किसी ने कि साहब आपकी दुश्मनी किससे है? उससे गजनवी से है या फिर हम लोगों से? बार बार आप लेके जाते हैं और बार बार हारते हैं अपन। तो कहते हैं जयपाल को इस बात का इतना बुरा लगा कि जयपाल ने जाके आत्महत्या कर ली। जयपाल वहां से भागा और जयपाल ने कहा बस अब मुझे ना रहना ही नहीं है जीवन के अंदर। तो जयपाल ने जो है वो आत्महत्या कर ली थी। तो वही पराक्रमण, तो ही डिफीटेड जयपाल, और जयपाल ने आत्महत्या कर ली। लिखे इसी के नीचे स्टार बनाकर लिख लेना, यहां पे लिखा हुआ नहीं है। देखिए कालांतर में जयपाल के पुत्र नारायण पाल को भी गजनवी, लेटर ऑन गजनवी डिफीटेड नारायण पाल सन ऑफ जयपाल। जब जयपाल मर गया तो जयपाल की मृत्यु के बाद में इसका बेटा नारायण पाल आता है सत्ता में। तो वो हालांकि गजनवी ने नारायण पाल को भी पराजित कर दिया था। उसके बाद में 1004 मुल्तान, मुल्तान पराक्रमण 1004 में कहां पर हुआ था? मुल्तान अटैक, है ना। 1009 1009 है ना नारायणपुर। ये अपने राजस्थान में अलवर के आसपास का जितना पूरा क्षेत्र था, उस जो एम्पायर को उस जमाने के अंदर सब नारायणपुर बोलते थे, इसलिए अपने लिए इंपोर्टेंट है थोड़ा। तो नारायणपुर, अलवर, बस अपने इतना ध्यान रखना है क्या गजनवी ने कभी है ना नारायणपुर पर आक्रमण किया था? तब अपन कहेंगे बिल्कुल किया था, नारायणपुर अलवर। फिर 1014 थानेश्वर हरियाणा, थानेश्वर हरियाणा। थानेश्वर वर्तमान में छोटी सी जगह है हरियाणा के अंदर, पर उस जमाने के अंदर थानेश्वर जो है बहुत बड़ी जगह थी। अब कह रहे आप लोगों को पता है सबको, क्योंकि जो वो हर्षवर्धन की पहले कैपिटल कौन सी थी? थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की कैपिटल कौन सी थी? थानेश्वर। बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद में उसने कन्नौज को जो है वो अपनी कैपिटल बनाया था। तो था ना थानेश्वर। फिर 1016 कश्मीर, कश्मीर, तो इसमें लिखे असफल आक्रमण। तो कश्मीर ये सब जब भी गया तब इसको असफलता ही मिली, कश्मीर, है ना। वो सब अनसक्सेसफुल कैंपेन, अनसक्सेसफुल कैंपेन। तो इसे कश्मीर का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। उसके पीछे मेन कारण है टोपोग्राफी, वहां की भौगोलिक स्थिति, कि कोई भी अनजान व्यक्ति वहां पे जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे खाई है। और सेना इतनी बड़ी बड़ी होती थी, छोटे छोटे दर्रे होते थे। जब छोटे दर्रों के अंदर सेना घुसती थी ना, तो वो आगे वाले उनके ऊपर अटैक करते थे। आगे वाले बड़े लिमिटेड ही लोग हो तो भी बड़ी से बड़ी सेना को पराजित करते थे। उसके बाद में लिखेंगे अपन कन्नौज 1018-19, 1018-19 कन्नौज, कन्नौज वो मथुरा, कन्नौज और मथुरा। तो ये आया था, कन्नौज के ऊपर अटैक किया। कन्नौज का शासक था राज्यपाल, वो वहां से भाग गया। उसकी सेना ने हालांकि सामना किया था पहले, लेकिन राज्यपाल को जैसे ही लगा कि अपन हारने वाले हैं तो सब राज्यपाल युद्ध के मैदान से पीछे हट गया। इस बात पर जो है वो है ना चंदेल शासक विद्याधर नाराज हो गया और उसने राज्यपाल की हत्या कर दी। कर ले तो ही मर सबसे पहले। तो कन्नौज और मथुरा, तो कहते हैं मथुरा तो उस जमाने में इतना सुंदर था, इतना सुंदर था जिसकी कोई हद नहीं है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके साथ में एक आया था व्यक्ति, उसने कहा कि मैंने आज तक केवल स्वर्ग के बारे में सुना ही सुना है, जन्नत ऐसी होती है, ऐसी होती है। आज मैंने देख लिया कि साहब जन्नत कैसी होती होगी। मतलब जो है ना जो मथुरा है वो बिल्कुल स्वर्ग, पैराडाइज या जन्नत के समान है, इतना सुंदर था उस जमाने के अंदर। तो कन्नौज और मथुरा। प्रभासपट्टन, सोमनाथ, सोमनाथ का जो मंदिर है वो है प्रभासपट्टन सोमनाथ। तो इसके अंदर लिखेंगे सबसे सफल अभियान, सबसे सफल अभियान, मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन या अटैक जो था इसका, सबसे सफल अभियान। सफल अभियान का एक क्राइटेरिया होता है। सफल अभियान का मतलब होता है कि आपका नुकसान कम से कम हो, मतलब आपके सैनिक कम से कम मरे, ठीक है, और आपको लूट में धन बहुत ज्यादा मिले, इतना ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं हो। तो कहते हैं कि इसको सोमनाथ से गजनवी को इतना ज्यादा धन मिला था कि गजनवी की आंखें खुली खुली रह गई थी। और वो गजनवी काफी देर तो केवल बड़बड़ाता ही रहा कि यार वास्तव में दुनिया में इतना धन होता है क्या? मुझे तो ऐसा लगता था केवल बातें ही है कि भाई इतना धन, और इसने इतना सोना और चांदी इसने अपने जीवन में पहली बार देखा था। तो वो तो एक बार तो वो यूं सक पका ही गया। उसने कहा यार ये क्या तरीका होता है? अपने को पता है अपन भारत के अंदर मंदिर जो है वो शुरू से धन के केंद्र होते थे,
ठीक है, मंदिरों के अंदर डोनेशन शुरू से अपने अच्छा ही जाता था, पहले भी और अभी भी। ठीक है, नॉर्थ इंडियंस अपन जो है अपन तो फिर भी कम करते हैं, साउथ इंडिया के अंदर आप चले जाओ। मैंने तो एक बार कभी कभार आंकड़े पढ़े कि साहब ये कोई वीकेंड था और उस वीकेंड के ऊपर जो साउथ में तिरुपति बालाजी, उसके अंदर एक दिन का जो डोनेशन था वो 13 करोड़ रुपए था। और जो साईं बाबा का मंदिर है वहां पे जो है वो मतलब है ना, वीकेंड पे जो वो कलेक्शन 3 करोड़ के आसपास आता है एक दिन का। उसके बाद में किसी ने बताया कि ये तो कुछ नहीं है, वीकेंड पे उल्टा ज्यादा आता है, 2 या 3 करोड़ का तो पर डे का कलेक्शन है। मैंने कहा हद है मतलब डोनेशन की। तो उस दिन से अपने खुद नहीं डिसाइड किया, बस ये ठीक है थोड़े दिन पड़ा वड़ा लगते हैं, उसके बाद में कहीं जाके मंदिर वंदिर खोलेंगे एक ढंग का। आप लोग आके थोड़े छोटे मोटे है ना डोनेशन तो करना, एक बार स्टार्टिंग करोगे ठीक रहेगा। तो खैर मंदिर जो कहने का मतलब है शुरू से धन के केंद्र होते हैं, पर सारे नहीं। कई तो मंदिर ऐसे हैं जहां पे है ना पुजारी जी बैठे रहते हैं, पुजारी जी के जो नॉमिनल चार्जेस भी मिलते नहीं है उनको। तो ये भी एक ट्रेंड होता है, जहां पे एक बार लोगों का हाथ ही मुड़ जाता है ना देने के लिए, वहां पे देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पे आदमी जाके केवल हाथ जोड़े, बिल्कुल आराम से थोड़ी सी भगवान से प्रार्थना करके और भलो करे भाव जी, मतलब अच्छा करना भगवान सब कुछ ही, और वापस रवाना। भाव जी कहते हैं अरे मूर्ख जा रहा है, कम से कम 10 20 50 रुपए तो डाल के जा डोनेशन बॉक्स में, बेचारा पुजारी बैठा है पास में, कोई देखे नहीं गया सुबह से। तो खैर ये ट्रेंड होता है। तो मंदिर जो है वो शुरू से इनकम, तो वो तो कहते हैं गजनवी हक्का बक्का ही हो गया था। अब एक्चुअली ये सोमनाथ पे अटैक कैसे हुआ था, इसके अंदर मतलब है ना इतिहासकारों के अंदर मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस समय भयंकर युद्ध हुआ था, ठीक है ना, गजनवी की सेनाओं को एक बार तो सब मतलब पीछे हटना पड़ा था। फिर फाइनली जो है वो सब जो यहाँ के सब गेट वेट तोड़ दिए गए, मतलब गजनवी जीत गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इतना भयंकर कोई युद्ध हुआ भी नहीं था, थोड़ा बहुत लोगों ने विरोध किया था, उसके बाद में सामान्य विरोध के बाद में गजनवी ने जो है वो सोमनाथ के ऊपर अधिकार कर लिया, ठीक है, जीत लिया उसके आसपास के इलाके को। और उसके बाद मंदिर पहुंचा, मंदिर पहुंचने के बाद में जब मंदिर के खजाने को खोला तो पैसा ही पैसा था। तो इतना सारा पैसा था, उसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि दुनिया भर की बैलगाड़ियां सब भरी गई, दुनिया भर के जो ऊंट थे उनके ऊपर रखा गया पूरा पूरा है ना सोना चांदी, और खूब सारा सोना चांदी सोना चांदी। अब इसमें गजनवी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, गजनवी की जितनी भी सेना थी वो कोई बहुत ज्यादा लॉयल नहीं थी। वो सारे लोग लूट पाट के लिए आते थे साथ में। वो अब भी अपन एक बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, खुम्स करके एक टर्म आती है। खुम्स का मतलब होता है लूट, मतलब जिसको अपन सामान्यतः इंग्लिश में बोलते हैं बूटी, लूट पाट का माल है। अब उस खुम्स का रेशियो ऐसे बढ़ता था, 20% मिलता था सुल्तान को, मींस साबेना लीडर को, और 80% जो बाकी वाली जितनी भी आर्मी है, ठीक है, पूरी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब जो लोग लड़ने के लिए आए हैं आर्मी के अंदर, वो मूल रूप से बूटी के लिए आए हैं, लूट पाट के लिए आए हैं। तो इसलिए अब वो लोग सब है ना लॉयल्टी दिखाएंगे क्यों, है ना, गजनवी को। तो इसलिए कहते हैं गजनवी कई दिन तक तो अपनी सेना को वहीं पर है ना लेकर बैठा रहा, अलग अलग लोगों को बुलाया, उन सबको कन्विंस किया और कहा कि देखो इस बार लूट बहुत ज्यादा अच्छी है, आने वाले समय में है ना जब लोग आरएस की तैयारी करेंगे तब लिखेंगे कि सबसे सफल अभियान। ये लूटपाट का माल जो तुम लोगों में बटेगा बराबर बटेगा, सबको मिलेगा, लेकिन यहां नहीं, घर जाने के बाद में ऐसा नहीं हो तुम लोग यहीं पे सब लूटपाट करने लग जाओ। तो वो सैनिकों का नहीं। फिर भी इसने कहा मुझे तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए इसने कहते हैं एक अपनी पूरी टीम बनाई, टीम बना के कहा सारे सैनिकों को है ना दिन में कम से कम 5-5 10-10 बार धमकाया जाए कि बीच में यदि किसी भी व्यक्ति ने इस पूरे खजाने से एक भी सिक्का चुराने का या निकालने का प्रयास किया तो उसको वहीं पे मारा जाएगा बिना किसी प्रश्न के। तो उसके बाद में उसकी पूरी टीम आश्वस्त हुई, उन्होंने जाके गजनवी को कहा कि साहब नहीं अब कोई लूटपाट करेगा नहीं, गजनवी का भरोसा नहीं है रे, इतना सारा पैसा देख के मेरी खुद की नीयत जो है वो है ना डावाडोल हो रही है, हिल रही है, ये लोग इतना सारा देखेंगे पता नहीं करेंगे ही क्या। उन्होंने कहा नहीं साहब अब तो अच्छे से समझा दिया है, और मैंने इनको ये भी कह दिया है किसी ने यदि एक भी रुपया चुराने का प्रयास किया तो उसका पड़ोसी भले उसे मार दे। तो कहा चलो ठीक है। अब सब गजनवी वापस रवाना होने की सब तैयारियां आरंभ की। अब सब गजनवी जैसे रवाना होने की तैयारियां आरंभ की तो कुछ सलाहकार आ गया गजनवी के पास में। उसने कहा साहब अपन कब जाएंगे, मतलब कैसे जाएंगे वापस। इसने कहा अपन जैसे आते हैं वैसे ही जाएंगे। उसने कहा एक शॉर्ट रास्ता है। गजनवी का बता कैसे, कि साहब ये वाला रास्ता बहुत लंबा है, पूरा सब गुजरात करेंगे, फिर ये बाकी वाला रूट जो सब जिससे अपन आते हैं है ना रेगुलर जो पंजाब की तरफ से बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ अपन सीधा कच्छ का रण को क्रॉस करते हैं, कच्छ के रण के बाद में सीधा आएगा सिंध, सिंध को क्रॉस करते ही थोड़ा बहुत क्षेत्र को पंजाब का लगेगा तो लगेगा, वरना सीधा ही अपने गजनी। तो फिर इसने गजनवी ने पूछा सब है ना पक्का श्योर है तू, ये जो रास्ता शॉर्ट है आप डायरेक्ट देख लो ना मैप के अंदर सीधा पड़ा है। तो चलो ठीक है। अब ये लोग वहां से सब रवाना हुए तो गुजरात के किसानों को पता लगा कि सब गजनवी ने जो है वो सब है ना सब मंदिर को लूट लिया।
तो कहते किसानों का मूड खराब हो गया। किसानों ने कहा यार पैसा हमारा, रात दिन खेतों में काम करे हम, उसके बाद में पैसे बचा के अपन भगवान के वहां पे चढ़ावा चढ़ाएंगे, भगवान के लिए चढ़ावा है, और ये बाहर से आते हैं लुटेरे, लूट के चले जाते हैं, ऐसे कैसे जाएंगे। तो फिर उन लोगों ने अपना एक दल बनाया। इसके अंदर सबसे प्रमुख थे जाट किसान, ठीक है। बाकी वाले किसानों ने भी सब है ना, सबने सहयोग दिया, लेकिन सबसे मेन थे जाट किसान। अब इन्होंने कहा अब अपन इनको वापस लूटेंगे। तो अब ये गए, अब जाट किसान जोश जोश में, बाकी वाले किसान भी जोश जोश में सब गजनवी की सेना का पीछा किया, लेकिन जैसे ही गजनवी की सेना को देखा हक्के बक्के हो गए, क्योंकि इनकी जो किसानों की संख्या बहुत कम थी और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इनका जो भी नेता था उस जमाने के अंदर, उसने है ना बाकी वालों को सबको रोका और कहा रुको भाई रुको रुको, आमने सामने युद्ध करने से तो मतलब भी नहीं है कोई, आमने सामने युद्ध करेंगे तो अपन सब मारे जाएंगे, इसमें कोई समझदारी भी नहीं है। बाकी वालों ने भी कहा हाँ यार समझदारी नहीं है, तो फिर कैसे करें, तो फिर अपन इनको है ना डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में लूटेंगे। तो फिर एक दिन ये बहुत कलाकारी से रात के समय जो है ना वो सब किसान गए। अब किसानों ने अपना दिमाग पूरा ही लगाया, सब किसानों ने जाके देखे और कुछ लोग बैठे सब गप्पे वप्पे मार रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो सब सैनिकों को जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके जितने भी घोड़े बंधे हुए थे जहां पे, सारे घोड़े खोल दिए और घोड़ों को भगा दिया। तो घोड़े जैसे ही भागे तो एकदम से सैनिकों के अंदर हड़बड़ी होगी। सैनिकों ने कहा घोड़े भाग रहे हैं, घोड़ों को पकड़ो रे। तो खूब सारे सैनिक तो अपने अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए घोड़ों के पीछे भागे। इतने में कुछ किसानों ने जो है वो सब जो भी टेंट लगे हुए थे वहां पे आग वाग लगा दी एकदम से चारों तरफ, प्लानिंग के तहत। जैसे ही आग लगी, बहुत सारे सैनिक जो आग को बुझाने के लिए इधर उधर भागे, तो सेना तीतर बीतर हो गई, खलबली का माहौल टाइप से हो गया। कुछ घोड़ों को पकड़ रहे हैं, कुछ आग के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। ऐसे में सब किसानों ने वहां पे वो जो टेंट जहां पे सोना रखा हुआ था वहां पे अटैक किया और अटैक करके जो वहां से सोना चांदी को लूट लिया। हालांकि सारा का सारा तो नहीं, पर एक ठीक ठाक अमाउंट जो है वो लूट लिया। लेकिन वो इससे पहले ज्यादा लूट थे, उससे पहले गजनवी के सैनिकों को पता लग गया। तो सब गजनवी के सैनिकों को सब एकदम से है ना सब चिल्लाए, कह रहे ये तो बहाने हैं, आग और घोड़े तो मेन टारगेट तो यहाँ पे फोकस करो। तो वो किसान भाग गए वहां से। तो अब ये जो किसान थे वो अपनी पहली सफलता को लेकर बहुत राजी थे, लो साहब चलो अपने पास इतना पैसा तो आया। अब नेक्स्ट डे इन्होंने प्लानिंग करी, चलो अपन आगे बढ़ते हैं वापस, ठीक है आज इतना लूटा है कल और लूटेंगे। पर अब देखो दूध का जला जो है वो छाछ पे फूंक फूंक कर पीता है। अब गजनवी को पता लग गया था अच्छा कोई न कोई जो है जो हमारा पीछा कर रहा है। तो अब अपने सब गजनवी ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पे कर दिया, कहना देखो अब तो यहाँ पे कोई है ना परिंदे नहीं मारे। लेकिन अब गजनवी को चिंता भी हो गई कि यहाँ पे ऊंट गाड़ियां चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंट गाड़ियां, बैल गाड़ियां, उनके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ है। अब सैनिक सब है ना गजनवी को लगा कि ये जो किसान आते हैं वो तो आते ही आते हैं, पर इन किसानों के कारण यदि यहाँ पे थोड़ी बहुत भी खलबली मच गई तो ये मेरी खुद की सेना जो है, अब ये पता नहीं किसान तो इसको लूटेंगे कि नहीं भी, लेकिन ये मेरे खुद के लोग ही इसको लूट लेंगे। इसलिए इसने अपने एकदम से सैनिकों को वापस कहा कल से तुम लोग घेरेबंदी में चलोगे, सोने चांदी की गाड़ियां बीच में चलेगी, हीरे जवाहरात वगैरह, और बाहर तुम लोग दो ऐसे घेरे बनाकर चलोगे, कोई भी व्यक्ति घेरा तोड़ेगा नहीं, भले कुछ ही हो जाए। सैनिकों ने कहा ठीक है साहब। तो वो साहब इसने गजनवी ने कहा वो आएंगे, वो यहाँ पे कुछ न कुछ अराजकता फैलाने का साहब है ना प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में लूटपाट करेंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम लोग कुछ मत करना। इधर सब किसानों ने खूब दिन तक पीछा किया, पीछा करते गए, लेकिन किसानों को अब समझ में आ गया था अब यार ये अपने को पास ही नहीं आने दे। तो फिर सब उनमें से जो भी उनका नेता था उसने कहा यार चुप चुप के चलने से क्या ही मतलब, आराम से चलते हैं। तब वो खुलेआम ही आ गए उनके सामने, जबकि पहले है ना छिप छिप कर पीछा कर रहे थे, अब वो खुलेआम आ गए। तो सब पहले 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चल रहे थे, फिर कोई आधे किलोमीटर के सब डिस्टेंस पे आ गए, फिर 100 मीटर के डिस्टेंस पे आ गए। अब वो सब किसानों को पता लग गया कि अच्छा अपन बोले कुछ भी कर लो ये अपने ऊपर सब अटैक करेंगे नहीं। तो वो किसानों को सब समझ में आ गया। अब तो सब किसानों की स्थिति ये हो गई थी कि किसान बिल्कुल 5-7 मीटर की दूरी पे चले उनके साथ साथ ही, पास से। मतलब अब गजनवी की सेना जा रही है, गजनवी के सैनिकों को भी पता है कि ये लोग लूटने के लिए आए हैं। अब किसान भी कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं हाँ हम तो लूटने के लिए आ रहे हैं। अब तो किसान जो है वो गजनवी के सैनिकों से बातें ही करे, यार तेरा नाम क्या है, कहां से आया, अच्छा चल ठीक है, इधर उधर करके वो खूब सारी बातें ही करे। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग सा माहौल वहां पे सब पैदा हो गया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन आपस में गप्पे मार रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। इतने में कोई न कोई कलाकार था आप जैसा, उसने एक भाटा वाटा उठाया, यार कहा यार अपन कुछ करते हैं, निशाना विशाना लेते हैं। तो उन्होंने सब गजनवी के सैनिकों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। गजनवी के सैनिकों को मारना पीटना स्टार्ट किया तो गजनवी के सैनिकों ने सेनापति से शिकायत की, साहब आपने कहा है कि लाइन तोड़नी नहीं है, जबकि ये लोग देखो पत्थर वत्थर मार रहे हैं। तो सेनापति ने कुछ भी हो जाए थोड़ा सहन कर लो, कोई रहना फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब हद है, मतलब
अब तो वो जो किसान है उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल तक आ गया, तो वो तो अब तो सब इनके सैनिकों के नाम तक जानते थे, तो नाम ले लेकर कहे अरे भाई थोड़ा अटेंड देखिए, हाँ बस बस अब एकदम ठीक है, रुक रुक, और धड़ाम से पत्थर फेंक और बेचारे के सिर फोड़ दिया आगे वाले का। तो उन्होंने सब सैनिकों ने कहा सेनापति तो हद है सर, मतलब ये लोग ऐसे मार रहे हैं हम लोगों को और आप कह रहे हो कुछ मत करो। तो फिर सेनापति ने आज शाम को बात करते हैं गजनवी से। अब तो सब बिल्कुल गजनवी से बात हुई, गजनवी ने कहा यार ये हद है क्या, तो क्या साहब हद क्या है, बाहर का घेरा है, उनके सबके सिर खोल दिए हैं सब, कहना किसी के मुंह मतलब फाड़ दिया उन लोगों ने, उनको जैसे इच्छा है वैसे करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, मिट्टी उछालते हैं, लकड़ियां फेंकते हैं। तो फिर गजनवी ने कहा तुम एक काम करो, कल जो घायल सैनिक है उनको अंदर खड़े रखना और फिट सैनिकों को रखना बाहर, और जैसे ये किसान आए पास में अटैक कर देना। तो नेक्स्ट डे गए वापस किसान। अब किसान तो यूं गए जैसे कोई है ना, कोई आदमी नहीं जाता ऐसे यूं सब बिल्कुल तफरी मारने के लिए कि हम लोग घूम फिर के आना है वापस। गए साहब किसान गए, एकदम से गजनवी के सैनिकों ने अटैक किया तो किसानों को लगा वो लो सरप्राइज एकदम से। अब किसान भागे, पर देखो किसान भागने में अच्छे होते हैं, भागने में अच्छे का मतलब है वो सब वास्तव में जिम या जो मेहनत की हुई होती है ना। किसान आगे भागे, हालांकि कुछ सब किसानों को पकड़ लिया, मार भी दिया, बाकी वाले भाग के आगे चले गए, हाथ नहीं लगे इनके। तो वो गजनवी के सैनिक वापस आए, कहा साहब कुछ को तो मार दिया पर कुछ भाग गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है कल आने दो वापस। नेक्स्ट डे किसान वापस आए, अब सब किसान भी कम नहीं थे, किसान आए वापस। नेक्स्ट डे एक छोटा सा सब है ना, मतलब वो जो है ना ग्रुप बना के, तो वो गजनवी के सैनिकों ने इनको किसानों को देखते क्या, अरे आज क्या भाई तुम लोग कम कैसे हो गए। किसानों ने कम क्या करें यार, ना आधे लोगों को कल तुमने मार दिया, आधों को तो नहीं पर है ना काफी लोगों को मार दिया था, काफी लोगों को तुमने मार दिया, बाकी वाले लोग जो है वो डर के चले गए वापस, इसलिए हम आए, पर हम लोग देखो अभी गिव अप करेंगे नहीं, हम अभी तक पीछा करेंगे, लास्ट होप तक करेंगे। गजनवी का अच्छा हिम्मत है, किसान पास में गए, गजनवी के सैनिकों ने अटैक किया। एक्चुअली इसके अंदर है ना वो जितने भी धावक थे, अच्छे रनर थे, उनको ही भेजा था, तो धावक भाग गए सारे। धावक भागे जो तो भागे, गजनवी के सैनिकों को चिढ़ाए कि तंतार बाप रे सौगन है आव लारे मन मारवा, मतलब तुझे तेरे पापा की कसम आ और पीट मुझे। तो वो गजनवी के सैनिकों ईगो हर्ट हुआ, गजनवी के सैनिकों और उनका पीछा किया। अब ये धावक कोई पकड़ा है उनसे, तो ये अच्छे खासे डिस्टेंस पे लेके चले गए। जबकि हुआ क्या था कि यहाँ पे केवल धावक आए थे, जो वॉरियर थे अच्छे लड़ने वाले वो यहाँ पर खड़े थे कहीं साइड में। तो ये बाहर वाला घेरा इनके पीछे भाग गया और इन्होंने अटैक किया इनके ऊपर, और ये बेचारे पहले से जो मरे हुए थे उनको और मारा। तो कहते गजनवी को इतना परेशान किया किसानों ने जिसकी हद नहीं है। तो वो गजनवी कहता था कि यार पूरी दुनिया को मैंने परेशान किया, यार मुझे इन किसानों ने परेशान किया है। हालांकि उसके बाद में किसानों को सफलता मिली नहीं। वो जैसे कच्छ का सिंध का क्षेत्र खत्म होता है, तो उसके बाद किसानों ने कहा अब यार देखो आगे वाला इलाका जो है वो अपने फैमिलियर नहीं है, अब चलते हैं वापस। तो इस कारण से किसान जो है वो वापस आ गए थे वहां से।